सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले यूनिट 1 क्लाउड कंप्यूटिंग का, और जिसका सब्जेक्ट कोड है BOE 082, और जिसका पेपर कल सुबह होने वाला है। और ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ओके, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? का मतलब होता है कि ये एक मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड कराती है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, मतलब आपके पास अगर इंटरनेट रहेगा तो ये जो है आपको प्रोवाइड क्या क्या कराएगी, सर्वर्स को, स्टोरेज को, डेटाबेस को, नेटवर्किंग को एंड सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशंस को ये प्रोवाइड कराता है इंटरनेट से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन लोकल कंप्यूटर और फिजिकल सर्विस, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने फिजिकल जो है आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पे ये चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको क्लाउड से मिल जाएगा अगर आपके पास इंटरनेट है तो सिंपली इसका बेसिक मतलब यही होता है। इसका मेन रीज़न यही है कि जितने भी IT रिसोर्सेज हैं उनको हम इंटरनेट की मदद से प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब जब आप चाहेंगे आपको वहीं उसी टाइम पे ये प्रोवाइड करा देगा। ठीक, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब कि क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और आप इसको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट इनेबल डिवाइसेस से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है। ओके, रिसोर्स पुलिंग मतलब ये होता है कि क्लाउड प्रोवाइड करता है शेयर रिसोर्सेज एमंग मल्टीपल यूजर्स। क्लाउड जो है अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है मल्टीपल यूजर्स के साथ। जैसे यूट्यूब को आप एग्जांपल इसके साथ जोड़ते चलिएगा। यूट्यूब जो एक अपना सारा वीडियो वगैरह क्लाउड पर रखता है और वो रिसोर्सेज को एक साथ मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करता है। इसको कोई दिक्कत नहीं होती, इसको रिसोर्स पुलिंग बोलते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी स्केल क्विकली अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है रिसोर्सेज इसके स्केल कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब समझ रहे हो। मेजर सर्विसेज मतलब होता है क्लाउड सिस्टम मॉनिटर एंड मेजर रिसोर्स यूजेज, मतलब क्लाउड सिस्टम्स जो है मॉनिटर करता है और मेजर करता है रिसोर्स यूजेज को। ठीक है, वर्किंग क्या है, इसको पहले यूजर रिक्वेस्ट करेगा, फिर क्लाउड प्रोसेस करेगा और उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट करेगा एंड सर्विस को डिलीवर करेगा। एडवांटेज क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन, मतलब अगर आपको फिजिकल चीज़ें नहीं खरीदनी है तो आपको कॉस्ट कम लगेगा, सारा कुछ क्लाउड पे पड़ा हुआ है, बस आपको उसका रेंट देना है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मतलब यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। और रिलायबिलिटी मतलब ये होता है कि बैकअप और डिजास्टर रिकवरी सर्विस अवेलेबल होता है। अगर आपका डेटा गलती से डिलीट हो जाता है या कुछ करप्ट वगैरह हो जाता है तो इसमें बैकअप और रिकवरी सिस्टम भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इजी मेंटेनेंस मतलब सीधे आपको मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा वो टेंशन जो है क्लाउड प्रोवाइडर की है, वो अपना चीज़ें को खुद से मेंटेन करवाएंगे, बस आपको रेंट करना है जितना यूज़ करना है। ओके, डिसएडवांटेज आपके पास ये आती है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो यू कैन नॉट यूज। सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न की इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर जो है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो उसको हो सकता है आपका डेटा हाईजैक हो जाए, हैकिंग हो जाए, डेटा ब्रीच हो जाए या ऑनराइज एक्सेस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न में आता है। लिमिटेड कंट्रोल मतलब यूजर हैव द लेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप जो है रेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेस कंट्रोल उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे है, तो डेटा स्टोरेज करने के लिए वेब होस्टिंग, मतलब अपने एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए इंटरनेट पे, जिससे कि सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। डिफिनीशन क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक बार और पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन इसका ये होता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है जो प्रोवाइड कराता है स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको कोई भी लोकल सिस्टम में आपको ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी है, बस ये सारा चीज़ क्लाउड पे पड़ा हुआ है, आप रेंट करिए, उसको पे करिए और यूज़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो कंसेप्ट इसका यही है कि जो भी IT रिसोर्सेस है उनको इंटरनेट की मदद से शेयर करना, सिंपली। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तीन होता है। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक होता है इंटरनेट। फ्रंट एंड से क्या करता है, यूजर एक्सेस उसको रिक्वेस्ट करता है, बैक एंड में उसी प्रोसेस होता है और इंटरनेट के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और फीचर क्या क्या है क्लाउड का, तो ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, जब आपको चाहिए आप उस पर डिमांड कर सकते हैं और वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बस उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर रिसोर्सेज मतलब क्लाउड प्रोवाइडर शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग यूजर्स। अब जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो अपना क्लाउड बनाया है वो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर और रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करता है। ठीक, स्केलेबिलिटी मतलब यू कैन इजीली एक्सपैंड
एंड रिड्यूस डायनामिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर तुमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है तो आप क्लाउड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। रिमोट एक्सेसिबिलिटी मतलब कहीं से भी एनी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट रहना चाहिए। पे एज यू गो मॉडल मतलब जितना आपको यूज़ करना है उतना ही पे करना है। एडवांटेज इसका ये होता है रिड्यूस कॉस्ट होता है, ईजी कोलैबोरेशन होता है, मतलब मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं ऑनलाइन रह के। हाई एबिलिटी मतलब ये होता है कि क्लाउड सर्विस रिमेन अवेलेबल कंटिन्यूसली, कभी भी अगर आपके पास इंटरनेट तो ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सीधा मतलब इसका यही है। और ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह भी इसमें सिंपली हो जाता है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी है, सिक्योरिटी रिस्क है और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक। इवोल्यूशन कैसे हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग का, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया था इस दुनिया में धीरे धीरे करके। तो पहले आया था मेन फ्रेम कंप्यूटिंग 1950 से 1960 के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि mainframe system were expensive and centralized. Multiple users access the same computer using terminals. This introduced the idea of shared computing resources. देखो मेन फ्रेम में ये होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, सिंगल कंप्यूटर होते थे, उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस करते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता था, क्योंकि एक कंप्यूटर को मल्टीपल लोग एक्सेस करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो जाएगा और हीट होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें आती थी मेन फ्रेम में, ठीक है। उसका फीचर ये था कि सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग था, मल्टीपल यूजर शेयर कर रहे थे एक सिस्टम को, और हाई हार्डवेयर कॉस्ट लगता था। अगर एक पार्टिकुलर सिस्टम को मल्टीपल यूजर अगर यूज करते हैं तो उसकी जो हार्डवेयर होगी उसको थोड़ा सा हमको मतलब ज़्यादा हमको हाई रखना है, ठीक है। तो इससे हमें कॉस्ट भी हाई लगेगा, ठीक। अब इसके बाद आया पर्सनल कंप्यूटिंग एरा। पर्सनल कंप्यूटिंग एरा में पर्सनल कंप्यूटर्स चेंज किए गए और कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बनाया गया, जैसे कि यूजर स्टार्ट किया यूजिंग इंडिविजुअल कंप्यूटर फॉर पर्सनल एंड बिजनेस टास्क। अपने पर्सनल और बिजनेस टास्क के लिए पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट किया यूजर। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिविजुअल कंप्यूटिंग सिस्टम आया, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बढ़े और रिड्यूस या डिपेंडेंसी ऑन मेन फ्रेम पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगा इस चीज़ से। अब आया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एरा। इसमें क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सेंट्रलाइज सर्वर। अब इसमें क्लाउड सर्वर एरा में ये हुआ कि एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया गया जहाँ से मल्टीपल यूजर उससे कॉन्टैक्ट कर सकते थे और डेटा को निकाल सकते थे। इसमें क्या था फीचर कि सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज हो रहा था, नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा था और बेटर रिसोर्स शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एरा में 1990 में हुआ था, 1990 की एरा में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अलाउ किया गया था मल्टीपल कंप्यूटर को वर्क करने के लिए एक साथ, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एरा, ठीक है। इसमें यह हुआ कि रिसोर्स शेयर हुआ एमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, एक रिसोर्सेज को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर करा गया। पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन हुआ और इम्प्रूव करा गया, प्रोसेसिंग पावर को भी इम्प्रूव हुआ इसमें, ठीक है। एग्जांपल में जैसे साइंटिफिक और रिसर्च कंप्यूटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हुआ कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में हम क्या करें कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कर दिए। हर एक लोकेशन पे अलग अलग जगह पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर को रख दिया, ताकि जो हम एक जगह पे यूज़ कर रहे थे वो मल्टीपल लोकेशन पे हो जाए। इसमें क्या हुआ, लार्ज स्केल में रिसोर्स शेयरिंग होने लगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होने लगा, हाई परफॉर्मेंस होने लगा। लेकिन फिर भी अभी दिक्कत ये था कि अभी भी हमें सिस्टम हर जगह रखना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें भी दिक्कत है। इसके बाद आया वर्चुअलाइजेशन एरा। वर्चुअलाइजेशन एरा एक मेजर टेक्नोलॉजी है कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें क्या करा गया कि वर्चुअल मशीन को रन करा गया एक फिजिकल सर्वर के साथ सिंगल, और उसको रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करके और रिड्यूस करा गया हार्डवेयर कॉस्ट को। कहने का मतलब एक जगह हमने सर्वर बनाया और मल्टीपल लोग वहीं से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हार्डवेयर कॉस्ट कम लगा। इसका फीचर ये है कि सर्वर कंसोलिडेट हुआ, इफिशिएंट हुआ हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्स एलोकेशन भी इसमें हुआ, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग लास्ट में एरा आया, जिसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग मॉडल करा, जिसमें कि यूजर स्टार्ट करने लगा एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट ऑन डिमांड के बेस पे। तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग एरा 2000 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। इसमें फीचर ये है कि ऑन डिमांड सर्विस हो रही थी, स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी थी। स्केलेबिलिटी मतलब आसानी से आप रिक्वायरमेंट के साथ बढ़ा सकते हैं, और इलास्टिसिटी मतलब स्केल और डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और रिक्वायरमेंट। पे एज यू गो प्राइसिंग मतलब जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही पे करेंगे, और इंटरनेट बेस्ड एक्सेस है। इसका एग्जांपल है AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। टेक्नोलॉजी दैट कंट्रीब्यूट द गूगल क्लाउड इवोल्यूशन। इंटरनेट था, वर्चुअलाइजेशन था, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग था, वेब सर्विसेज एंड API था। एडवांटेज क्या था क्लाउड इवोल्यूशन का, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हुआ, रिड्यूस हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया गया। रियल लाइफ एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। अब हम समझते हैं कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखो पैरेलल ये चीज़ होता है कि अगर हम पैरेलल में ये होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ेंगे और उस छोटे छोटे टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर को दे करके सॉल्व कराएंगे, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन करके और फाइनल रिजल्ट हम लोग बनाएंगे। ये है पैरेलल में चलता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता था कि
इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम होते थे। और इसमें भी हम लोग जो है एक टास्क, एक बिग प्रॉब्लम को सम छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करके मल्टीपल सिस्टम पे, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को दे देते थे और वो सब सारे सॉल्व करके लाते थे, तो उसको कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाता था। तो वो था पैरेलल, और ये था, वो था डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये था पैरेलल। तो पैरेलल में यही होता था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग इससे इससे है कि प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता था, साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग किया जाता था और रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता था। इसमें यह है टास्क डिकम्पोजिशन हो रहा था। इसका प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, तो टास्क डिकम्पोजिशन मतलब बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ना, कॉन्करेंसी मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में करना, सिंक्रोनाइजेशन मतलब प्रोसेसर कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एक प्रोसेसर दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ, ताकि फाइनल जो रिजल्ट है एक्यूरेट आए, ठीक है। लोड बैलेंसिंग मतलब वर्क लोड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग प्रोसेसर, जितने भी लोड आते थे वो मल्टीपल प्रोसेसर्स पे डिवाइड हो जाते थे, तो वर्क लोड बैलेंस होता था इसमें। और कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेसर एक्सचेंज डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इसमें प्रोसेसर क्या करता था, एक्सचेंज करता था डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एडवांटेज इसका यह था कि फास्टर प्रोसेसिंग था, बेटर परफॉर्मेंस था, इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन था। पर फिर यहाँ पे दिक्कत यह था कि कॉम्प्लेक्स था और हाई कॉस्ट का था, क्योंकि हमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता था। एग्जांपल ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग में आप लोग देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, जैसे कि वेदर हमें फोरकास्ट करना है तो उसमें बहुत ही हैवी प्रोसेसर वगैरह यूज करा जाता है, और क्लाइमेट को, डेटा सेट को देखकर साइमल्टेनियसली और उसके बेस पे जो भी रिपोर्ट और डेटा तैयार करना होता है करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड समझ चुके हैं। टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मल्टीपल प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग होता है, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करा जाता है। एंड देन नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करेंगे हर छोटे छोटे टास्क को करते टाइम, ताकि फाइनल रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आए। एंड देन रिजल्ट को इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता था। ये कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता था, रिसोर्स शेयरिंग पे, मतलब एक रिसोर्स को मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके और कंप्यूटर सिस्टम पे शेयर करा जाता था। ट्रांसपेरेंसी इसमें थी, और फॉल्ट टॉलरेंस मतलब इसमें कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता तो दूसरा कंप्यूटर उसको मतलब ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई करके उसको सॉल्व करता था, तो ये फॉल्ट टॉलरेंस भी था। और स्केलेबिलिटी मतलब यू कैन इजीली एडेड मोर कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और नीड, ओके। एंड ऐसा ही कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी था कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से बात करते थे, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हर एक कंप्यूटर बात करते थे, ताकि फाइनल रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आए। एडवांटेज इसका ये था, हाई रिलायबिलिटी था, स्केलेबिलिटी था और कॉस्ट एफिशिएंसी था। डिसएडवांटेज इसका ये था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, कि नेटवर्क डिपेंडेंसी था और सिक्योरिटी चैलेंजेस इसमें आते थे। अब इसमें इसका आप ये देख सकते हैं टेबल, ठीक है, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड का, और इस पार्टिकुलर टेबल को आप एग्जाम में आप बना के आ सकते हैं। हिस्ट्री और इवोल्यूशन दोनों सेम चीज़ है, तो आप इसको खुद से पढ़िएगा, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो टॉपिक आता है, अब क्लाउड आर्किटेक्चर आता है। देखो क्लाउड आर्किटेक्चर वही होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और इंटरनेट। फ्रंट एंड के अंदर होता है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फ्रंट एंड साइड मतलब क्लाइंट साइड, जहाँ पे हमें जैसे कि हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब में जो हमारा फ्रंट एंड है यूट्यूब है, जो हमें दिखता है फ्रंट एंड पे, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, क्लाइंट साइड हुआ। अब जब हम उस पर हम कुछ भी चीज़ें सर्च वगैरह करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो वो हमारा दूसरा चीज़ हुआ। और तीसरा चीज़ क्या हुआ, जो भी हम सर्च करते हैं वो बैकएंड में जाता है, प्रोसेस होता है, और वहाँ से हमें रिसोर्स को हमें क्या करता है, किया जाता है, एलोकेट करके डिस्प्ले सर्विस को डिलीवर किया जाता है। तो ये तीन ये ऐसे इसके जो है आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर में इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा डायग्राम वगैरह सबका, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब कंपोनेंट में फ्रंट एंड था, फ्रंट एंड जो है क्लाइंट साइड था, जहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप हो सकते हैं, स्मार्टफोन टैबलेट हो सकता है, वेब ब्राउजर हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, और यूजर इंटरफेस जैसे वेबसाइट वगैरह भी हो सकती है। बैकएंड के अंदर जो है बहुत सारे सिस्टम होते थे, जैसे क्लाउड सर्वर, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बैकएंड के अंदर होती है। वहीं से सारा चीज़ क्या करते हैं, वहीं से सब कुछ वहाँ पे प्रोसेस होता है, और वहाँ से रिसोर्स एलोकेट होता है और सर्विस को डिलीवर करा जाता है। वर्किंग कैसे होता था, पहले यूजर रिक्वेस्ट करेगा, फ्रंट एंड से इंटरेक्शन करके फिर उसको बैक एंड में प्रोसेस किया जाएगा, रिसोर्स को एलोकेट करके सर्विस को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेयर क्या था इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मतलब क्लाइंट साइड, वहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट करता था। वर्चुअलाइजेशन लेयर मतलब फिजिकल हार्डवेयर, जहाँ पे जाकर डेटा वहाँ पे जाता था। और फिर प्लेटफॉर्म लेयर, जहाँ पे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम में उस डेटा को डेवलपमेंट करते थे। एप्लीकेशन लेयर में उस यूजर के द्वारा सर्विस करा गया सारा चीज़ों को हम उसको रिसोर्स को दिखाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि स्केलेबिलिटी था, रिलायबिलिटी था, फ्लेक्सिबिलिटी था और रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। मतलब ये सारा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर में क्या था कि रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्लाउड
आर्किटेक्चर से क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस होता है, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा कभी भी मिल सकता है, इजी मेंटेनेंस और बेटर परफॉर्मेंस। इजी मेंटेनेंस का मतलब कि आपको कोई भी अपडेट और री इंस्टॉल चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जैसे ही क्लाउड ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, आपके सारे यूजर्स को ऑटोमेटिकली अपडेटेड चीज़ दिखेगी, उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज ये होता है कि इंटरनेट डिपेंडेंसी है, सिक्योरिटी कंसर्न है और लिमिटेड यूजर कंट्रोल है, लिमिटेड यूजर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, टाइप्स ऑफ क्लाउड में आप पढ़ सकते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब ये होता है कि एक क्लाउड इन्वायरमेंट है जो कि क्लाउड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक थ्रू इंटरनेट बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू एक क्लाउड को प्रोवाइड कराना, ठीक है, समझ रहे हैं। फीचर क्या होता है इसका, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करा जाता है, पे एज यू गो, मतलब जितना यूज करना है उतना आप पे करिए, ठीक है। हाई स्केलेबिलिटी मतलब अपने डिमांड के हिसाब से उसको ईजिली हम लोग स्केल कर सकते हैं और स्केल डाउन कर सकते हैं, ओके। एंड एडवांटेज इसका क्या था, पब्लिक लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट था, इजी एक्सेसिबल था, नो मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। डिसएडवांटेज इसका ये था कि लोअर कंट्रोल ऑफ ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न एंड इंटरनेट डिपेंडेंसी भी था। एग्जांपल में आप AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ले सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है और क्रिटिकल चीज़ों को कर सकती हैं, ठीक है, ये प्राइवेट क्लाउड में आता है, ठीक है। इसका ये फीचर था कि डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, इनहेंस सिक्योरिटी हुआ और कस्टमाइजेशन हुआ, कि अगर प्राइवेट क्लाउड बनाया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस कर सकती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड उसके लिए है। और सिक्योरिटी भी होगी क्योंकि वो पार्टिकुलर इंसान उसको एक्सेस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस करेगा, तो वो सिक्योरिटी भी होगा। एंड कस्टमाइजेशन मतलब अपने हिसाब से उसको अकॉर्डिंग के हिसाब से उस क्लाउड को कस्टमाइज भी कर सकता है। एडवांटेज बेटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ग्रेटर कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन, इंप्रूव्ड कंप्लायंस और सपोर्ट भी मिला हमको। डिसएडवांटेज प्राइवेट क्लाउड का ये था कि हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगा, लिमिटेड स्केलेबिलिटी और कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड था, एंड रिक्वायर्ड स्किल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक बैंक यूज करता है प्राइवेट क्लाउड को ताकि मैनेज करने के लिए सेंसिटिव कस्टमर फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली, ठीक है। एक बैंक जो है प्राइवेट क्लाउड को यूज करता है डेटा को सिक्योरली मैनेज करने के लिए, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बना, और इसमें ये होता है कि क्रिटिकल चीज़ों को केवल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है और नॉन क्रिटिकल चीज़ों को पब्लिक मतलब यूजर कर सकता है। तो ये दोनों को मिला के बनाया गया, पब्लिक और प्राइवेट को मिला के बनाया गया। पब्लिक क्लाउड इसमें इसलिए था कि इसमें जो भी नॉन क्रिटिकल चीज़ों को करना था वो यूजर करते थे और क्रिटिकल चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन करती थी, ठीक है। जैसे कि मान लो यूट्यूब के अगर हम कहें तो उसके अगर हम कहें कि फ्रंट एंड और बैक एंड वगैरह चेंज करना हो तो उसको कौन करता है, उसको प्राइवेट क्लाउड के थ्रू करा जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करती है। और अगर हमें वीडियो वगैरह अपलोड करना हो तो हम पब्लिक वगैरह उसको करते हैं ईजिली, ठीक है। तो इसका फीचर क्या था, कंबाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, स्केलेबिलिटी हुआ। एडवांटेज था कि बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हुआ, इम्प्रूव हुआ स्केलेबिलिटी, बैलेंस सिक्योरिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड का कम्प्लेक्स मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन चैलेंजेस बढ़े और रिक्वायर हुआ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी। कम्युनिटी क्लाउड में क्या हुआ, कम्युनिटी क्लाउड इज ए क्लाउड इन्वायरमेंट शेयर बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद ए सिमिलर रिक्वायरमेंट। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिमिलर रिक्वायरमेंट के क्लाउड को शेयर करना, वहीं हुआ कम्युनिटी क्लाउड। इसका फीचर ये था कि शेयर करा जाता था बाई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका अलग और फीचर क्या था कि कॉमन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पॉलिसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉलो शेयर्ड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता था शेयर्ड स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को, ठीक है। एंड एडवांटेज इसका ये था कि शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हुआ, बेटर कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूव हुआ कंप्लायंस मैनेजमेंट, ओके। डिसएडवांटेज इसका ये था कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, शेयर्ड हुआ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोर एक्सपेंसिव दैन पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा ये मोर एक्सपेंसिव हुआ, ठीक है। कंपैरिजन टेबल आप देख सकते हैं और इसको एग्जाम में अगर आप याद कर पाते हैं तो इसको बनाना आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। बिजनेस मॉडल अराउंड द क्लाउड, एक क्लाउड को यूज करके हम कौन कौन सी बिजनेस बना सकते हैं, तो एस, पैस, मैस, कैश, डिवाइस, ये सारी चीज़ हम बना सकते हैं। एस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, डिवाइस मतलब डेटाबेस एज ए सर्विस, मैस मतलब मॉनिटर एज ए सर्विस, और कैश मतलब कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, एंड सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इस टाइप के बिजनेस मॉडल हम जो है क्लाउड का यूज करके बना सकते हैं।
ऐस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है, इसमें क्या कौन सी फीचर होती है, वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं और जितना यूज करना है उतना पे के हिसाब से इसको प्राइसिंग रहते हैं। एडवांटेज का रिड्यूस हुआ हार्डवेयर कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और ईजी स्केलेबल करना, स्केलेबिलिटी ईजी हुआ। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, ये डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रन टाइम में हम लोग बिल्ड करते हैं और डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को। इसमें फीचर क्या हुआ था, डेवलपमेंट टूल मिला, एप्लीकेशन होस्टिंग मिला, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस करने की चीज़ें हमको मिली। पैस में एस में क्या मिला था हमको, एस में क्या मिला था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमको वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज मिला था और पे एज यू गो प्राइजिंग, मतलब जितना आपको यूज करना है उतना पे करना है। तो आपको वहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स और स्टोरेज मिला, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, हमको उस सर्वर और स्टोरेज के बेस पे एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करना, होस्ट करना और मेंटेनेंस करने की चीज़ें यहाँ पे मिली। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में क्या करना है, हमारा पार्टिकुलर एप्लीकेशन उस पार्टिकुलर होस्टिंग पे हमारा पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होगा, जो कि यूजर इजीली ऑनलाइन एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, यूजर पे मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन फी, यूजर मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन फी पे कर सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। और ऑटोमेटिक अपडेट्स, मतलब कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को और अपडेट्स को, तो वो ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स को देखने को मिल जाएगा, उसको कोई भी अलग से इंस्टॉलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांटेज इसका ये था कि नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, रिड्यूस हुआ मेंटेनेंस कॉस्ट और इजी एक्सेसिबिलिटी था इसमें। ठीक है। एग्जांपल के लिए गूगल वर्क स्पेस और सेल्सफोर्स को आप देख सकते हैं। अदर बिजनेस मॉडल क्या है, स्टोरेज एज ए सर्विस भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, डेटाबेस एज ए सर्विस आप इसको दे सकते हैं, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस जैसे कि जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसी सर्विसों को आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल इसमें क्या है, पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना आप यूज़ करो उतना पे करो। सब्सक्रिप्शन मॉडल दे सकते हैं। प्रीमियम मॉडल मतलब कि कुछ टूल्स फ्री में देंगे और एडवांस टूल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि एक हाइब्रिड हो सकता है जो कि सब इसमें सारा कुछ इंक्लूड कर देंगे। एक एडवर्टाइजिंग मॉडल भी हो सकता है, तो वो सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी। डिसएडवांटेज इसका ये था कि इंटरनेट डिपेंडेंसी इसमें था और प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न भी था। वेंडर लॉक इन का प्रॉब्लम था। वेंडर लॉक इन मतलब ये होता है कि आप एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो अमेजोन है, अमेजोन का वेब सर्विस मतलब AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, IBM है, सेल्सफोर्स है, अलीबाबा है, डिजिटल ओशियन है, ड्रॉपबॉक्स है। ठीक है। तो ये सारे जो है प्लेयर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के मेजर प्लेयर। तो अमेजोन क्या क्या प्रोवाइड करता है, अमेजोन EC2 जो कि एक वर्चुअल सर्वर है कंप्यूटिंग के लिए। अमेजोन H3 जो है स्टोरेज सर्विस के लिए। RDS प्रोवाइड करता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता है। लैम्डा प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए यूज होता है। इसका एडवांटेज क्या है, हाई स्केलेबिलिटी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड सर्विसेज है और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स भी इसके पास है। गूगल क्लाउड भी है जो कि प्रोवाइड कराया गया गूगल के पास। इसके मेजर सर्विसेज क्या क्या है, गूगल कंप्यूट इंजन जो कि वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कराता है, गूगल स्टोरेज जहाँ पे हम डेटा स्टोर करा सकते हैं, गूगल ऐप इंजन जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप, टेस्ट, मॉनिटर और डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और साथ में गूगल कुबरनेट इंजन मिलता है GKE, जिसमें हम जहाँ पे हम कंटेनर मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रेशन अपने एप्लीकेशन का। एडवांटेज इसका ये है कि स्ट्रॉन्ग AI एंड मशीन लर्निंग सपोर्ट मिलता है, हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है और एडवांस डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज भी मिलती है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एज्योर वर्चुअल मशीन्स, एज्योर SQL डेटाबेस, एज्योर ऐप सर्विसेज जहाँ पे हम लोग वेब और मोबाइल ऐप्स को होस्ट करते हैं, और एज्योर AI सर्विसेज, हमें AI सर्विसेज भी मिलती है। ठीक है। एज्योर में इसका स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट से स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है। हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट करता है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों को मिला के हाइब्रिड क्लाउड वो भी सपोर्ट करता है। इंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी, इंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। IBM क्लाउड जो है हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशन है, जो कि इसका मेजर सर्विसेज होता है कि IBM वाटसन AI मिलता है, और IBM क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज मिलता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, IBM कुबरनेट मिलता है जहाँ पे हम सपोर्ट कराते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को। ठीक है। एडवांटेज का ये स्ट्रॉन्ग इंटरप्राइजेज सोल्यूशन, हाइब्रिड क्लाउड कैपेबिलिटीज और एडवांस AI इंटीग्रेशन भी इसमें देखने को मिलता है।
सेल्सफोर्स जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका मेजर सर्विसेज सेल्स क्लाउड प्रोवाइड करना, जहाँ पे कस्टमर के सेल्स ऑपरेशंस को दिखाना। सर्विसेज क्लाउड जहाँ पे प्रोवाइड करता है कस्टमर सपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। मार्केटिंग क्लाउड मतलब सपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड कैंपेन्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एडवांटेज ऑफ सेल्सफोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग CRM सोल्यूशन मिलता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑटोमेशन और इजी एक्सेसिबिलिटी और कोलैबोरेशन भी है। ओरेकल का भी है। ओरेकल का मेजर सर्विस क्या है? ओरेकल डेटाबेस मिलता है, ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, OCI और ओरेकल एनालिटिक क्लाउड भी मिलता है, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मैनेजमेंट है, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है और हाई परफॉर्मेंस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अलीबाबा का भी मिलता है। अलीबाबा को जिसने बताया था, आप यहाँ पे एडवांटेज पढ़ लीजिएगा इसका। और बाकी यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर क्लाउड प्रोवाइडर क्या है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन एंड रिसर्च करते हैं, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी इशू आ सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग में? सिक्योरिटी इशू आ सकती है, ठीक, मतलब बिगेस्ट कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब डेटा को हैक, मालवेयर, हाईजैकिंग, मालवेयर, साइबर अटैक, ये सब चीज़ें उस पर हो सकती है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो करवाते हैं ये सब। और दूसरा चीज़ आता है कॉमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जैसे डेटा ब्रीच होना, मालवेयर अटैक होना, अनऑथराइज एक्सेस। सोल्यूशन इसका ये है कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन रखो, डेटा को इनक्रिप्ट करके रखो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, फायरवॉल और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के सिस्टम में रखो, ठीक है। प्राइवेसी इशू आती है। प्राइवेसी इशू मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जी स्टोर करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है सिक्योरिटी वीक होने की वजह से वो एक्सपोज भी हो सकता है, तो डेटा शेयरिंग की रिस्क होती है और लैक ऑफ डेटा कंट्रोल का भी इसमें यूज होता है। तो अगेन आप डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, सिक्योर करना है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को, ओके। और इंटरनेट डिपेंडेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग डिपेंड्स हेवली और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इंटरनेट डिपेंडेंसी भी इस पे होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होती है, सर्विस इंटरप्शन कभी कभी होता है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी वीक इंटरनेट की वजह से होता है। तो इसका सोल्यूशन है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन रखो और बैकअप नेटवर्क सिस्टम रखो, ठीक है। डाउन टाइम एंड सर्विस अवेलेबिलिटी, ठीक है। डाउन टाइम मतलब ये होता है कि क्लाउड सर्विसेज में बिकम अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल फेलियर्स की वजह से कभी कभी हो सकता है कि ये हमको ना दिखाए, ठीक है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि सर्विस आउटेज होता है और बिजनेस लॉसेस होने लगती है। सोल्यूशन इसका है बैकअप सर्वर तैयार रखिए, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम रखिए और डिस्ट्रीब्यूट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करिए। वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम आता है, जैसे कि एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर यूज करना है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है, कहने का मतलब। प्रॉब्लम वही है, कंपैटिबिलिटी इशू आती है और हाई माइग्रेशन कॉस्ट भी आता है। माइग्रेशन कॉस्ट मतलब एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे स्विच करने में हमको कॉस्ट जाता है। डेटा लॉस एंड बैकअप इशू भी इसमें देखने को मिलता है, डेटा लॉस भी हो सकता है और बैकअप फेलियर भी हो सकता है कभी कभी। तो हमें रेगुलर डेटा को बैकअप करना होगा, रिडंडेंट स्टोरेज सिस्टम बना के रखना होगा और डिजास्टर रिकवरी का प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस इशू भी आ सकता है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स कंटेंशन मतलब मल्टीपल यूजर शेयरिंग रिसोर्स में भी अफेक्ट परफॉर्मेंस। एक साथ अगर मल्टीपल यूजर अगर रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है कि लोड बैलेंसिंग करके चलो, ऑटो स्केलिंग मैकेनिज्म का ऊपर चलो और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखो, ठीक है। कंप्लायंस एंड लीगल इशू आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉ रिगार्डिंग डेटा स्टोरेज एंड प्राइवेसी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेटा की स्टोर करने की रेगुलेशन और रूल्स हैं, तो उसकी वजह से कंप्लायंस और लीगल इशू भी आ सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग रखो, सिक्योर डेटा मैनेजमेंट और पॉलिसीज रखो। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस कैन भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना और सर्विसेज को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन और मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट चैलेंजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। सोल्यूशन ये है कि क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स को रखो, स्किल्ड IT प्रोफेशनल रहेगा तभी हो पाएगा, और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी चीज़ों को यूज करो, ऑटोमेशन यूज करो। कॉस्ट मैनेजमेंट इशू भी आ सकती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है अननेसेसरी रिसोर्सेज में और बिलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगती है। इसके लिए रिसोर्स को मॉनिटर करो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी लगाओ और ऑटो स्केलिंग एंड बजटिंग टूल्स को भी यूज करो। अब मेन जो नया नया टॉपिक यूज हुए हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है इक्लिप्स। इक्लिप्स ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि यूज करा जाता है बिल्डिंग एंड मैनेजिंग प्राइवेट एंड हाइब्रिड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। द नेम इक्लिप्स स्टैंड फ्रॉम द इलास्टिक यूटिलिटी कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर फॉर लिंकिंग योर प्रोग्राम टू यूजफुल सिस्टम्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही होता है कि इलास्टिक यूटिलिटी कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर फॉर लिंकिंग योर प्रोग्राम टू यूजफुल सिस्टम्स, इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड फॉर, ओके।
ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो यूज करा जाता है बिल्डिंग करने के लिए और मैनेज करने के लिए प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ इक्लिप्स इज टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फॉर प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड को IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज करा जाता है। फीचर इसमें क्या क्या होता है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब इक्लिप्स इज ए फ्रीली अवेलेबल एंड कस्टमाइजेबल। दूसरा AWS कंपैटिबिलिटी, इक्लिप्स सपोर्ट कंपैटिबल विथ AWS APIs। वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है, इक्लिप्स सपोर्ट वर्चुअल मशीन्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। और स्केलेबिलिटी मतलब क्लाउड रिसोर्स कैन बी स्केल अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है इसमें, सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग या वर्चुअल मशीन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनेज भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि क्लाउड कंट्रोलर होता है, फिर क्लस्टर कंट्रोलर होता है और नोड कंट्रोलर होता है, और एक वायरलेस स्टोरेज होता है जो कि Amazon S3 को यूज़ करता है, ठीक। स्टोरेज कंट्रोलर भी होता है और वर्किंग इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि यूजर रिक्वेस्ट करता है और क्लाउड कंट्रोलर प्रोसेसिंग के पास पहुंचता है, फिर क्लस्टर और नोड मैनेजमेंट होता है, फिर स्टोर मैनेजमेंट करते हैं और फिर सर्विस को डिलीवर कर देते हैं। ओके, एडवांटेज इसका ये है कि कॉस्ट इफिशियंसी है, AWS कंपैटिबिलिटी है, ओपन सोर्स है और स्केलेबिलिटी। डिसएडवांटेज ये है कि कम्प्लेक्स सेटअप है इसका, लिमिटेड कम्युनिटी सपोर्ट है और हार्डवेयर डिपेंडेंसी है। एप्लीकेशन इसका ये है, प्राइवेट क्लाउड क्रिएशन में यूज होता है, हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन में यूज होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका यूज करा जाता है। निम्बस जो है एक ओपन सोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन करा गया है क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड इन्वायरमेंट। निम्बस अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इनटू वर्चुअल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी एक्सेस रिमोटली थ्रू द इंटरनेट, जो कि हम लोग रिमोटली कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो निम्बस इस चीज़ पे काम करता है। इसका पर्पस होता है प्रोवाइड कराना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बाय इनेबलिंग यूजर टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल मशीन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, फीचर कौन कौन सा होता है निम्बस का? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड कराता है, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट की सिस्टम होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग सपोर्ट होता है और रिमोट रिसोर्सेज एक्सेस भी होता है। आर्किटेक्चर ऑफ निम्बस ये होता है, वर्क स्पेस सर्विस होता है, वर्क स्पेस कंट्रोल होता है, क्लाउड क्लाइंट होता है, कंटेक्स्ट ब्रोकर भी इसमें होते हैं। वर्किंग कैसा होता है? यूजर रिक्वेस्ट करेगा, रिसोर्स एलोकेट करा जाएगा, वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट होगी, रिसोर्स को एक्सेस करा जाएगा और रिसोर्स मैनेजमेंट करा जाएगा। एडवांटेज है कि ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग सपोर्ट होता है, रिमोट एक्सेसिबिलिटी होती है, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट मिलता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका फिर से वही है, कम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, लिमिटेड कमर्शियल यूज है और स्मॉलर कम्युनिटी सपोर्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ निम्बस में साइंटिफिक रिसर्च होता है, एकेडमिक क्लाउड लैब्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है। ओपन नेबुला क्या होता है? ओपन नेबुला एक फिर से क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसको बिल्ड करता है मैनेजिंग एंड प्राइवेट एंड पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ओके, पर्पस इसका मेन होता है कि हमें सिंप्लीफाई करना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड करना स्केलेबल वर्चुअल इन्वायरमेंट को। ओके, इसका फीचर होता है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मल्टी क्लाउड सपोर्ट है, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, सारा कुछ एक जगह से मैनेज होता है, स्केलेबिलिटी है। आर्किटेक्चर इसका ये फ्रंट एंड सर्वर जो होता है होस्ट मशीन पे होता है, हाइपरवाइजर मतलब वर्चुअल मशीन्स होती हैं, स्टोरेज सिस्टम भी इसमें होता है और नेटवर्किंग सिस्टम भी इसमें होता है। वर्किंग कुछ इस प्रकार से है कि यूजर रिक्वेस्ट करेगा, रिसोर्स को शेड्यूल करा जाएगा, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन करा जाएगा एंड देन सर्विस को डिलीवर करा जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसका? ईजी क्लाउड मैनेजमेंट होता है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट होता है, ओपन सोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव है और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट भी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन नेबुला ये है कि कॉम्प्लेक्स इनिशियल सेटअप, अगर आप स्टार्ट में इसको इनिशियल सेटअप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स है, लिमिटेड कम्युनिटी कंपेयर टू लार्ज प्लेटफॉर्म सपोर्ट है इसका और डिपेंडेंसी ऑन अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ ओपन नेबुला प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन और एजुकेशनल और रिसर्च एनवायरनमेंट पे इसका यूज करा जाता है। क्लाउड सिम एक जो है ओपन सोर्स सिमुलेशन फ्रेमवर्क है जहाँ पे यूज करा जाता है मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज। जो भी हम अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए हैं इक्लिप्स, नेबुला और ओपन नेबुला का यूज करके, निम्बस और ओपन नेबुला का यूज करके, उसको टेस्ट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए और उस इन्वायरमेंट को और सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए इसका यूज करा जाता है क्लाउड सिम का, ठीक है। इसका पर्पस होता है कि सिमुलेट करना क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को और इवेलुएट करना क्लाउड सिस्टम परफॉर्मेंस को, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका फीचर कौन कौन सा होता है? सिमुलेशन ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मॉडल, इसका काम होता है कि मॉडल, डेटा सेंटर, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग सिस्टम का स्कैन करना, ठीक है, मतलब सिमुलेट करना।
वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट मतलब क्लाउड सिम सपोर्ट करता है वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, और हाइपरवाइजर मतलब वर्चुअल मशीन। रिसोर्स की मैनेजमेंट इसमें सिमुलेशन होती है, एनर्जी अवेयर सिमुलेशन होती है, मतलब क्लाउड सिम सपोर्ट करता है एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस। ओके, एंड स्केलेबिलिटी है। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड सिम होता है, डेटा सेंटर होता है, होस्ट होता है, वर्चुअल मशीन होता है, क्लाउडलेट होता है और ब्रोकर होता है। वर्किंग कैसे होता है, क्लाउड इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है, वर्चुअल मशीन एलोकेट करा जाता है, टास्क सबमिट करा जाता है, शेड्यूल एंड प्रोसेसिंग होती है, एंड देन परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है। एडवांटेज इसका ये है कि कॉस्ट रिडक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है, और रिसर्च एंड एजुकेशनल सपोर्ट के लिए इसको यूज़ करा जाता है, और स्केलेबिलिटी टेस्टिंग होती है। डिसएडवांटेज का ये है कि सिमुलेशन ओनली इन्वायरमेंट, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लिमिटेड रियल टाइम इंटरेक्शन में होता है। एप्लीकेशन इसका यहाँ पे क्लाउड रिसर्च और शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी इफिशिएंट क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए यूज करा जाता है। इसके रियल लाइफ में पढ़ सकते हैं और एक एक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जल्दी समझते हैं। स्केलेबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिफिनीशन इसका क्या है कि क्लाउड कर जो क्लाउड होता है सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन और सर्विसेज चीज़ों को प्रोवाइड कराता है ओवर द इंटरनेट। ओके, अब इसका समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो इवोल्यूशन 1960 में मेन फ्रेम आया था, 1980 में क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आया था, 1990 में इंटरनेट कंप्यूटिंग आया था, 2000 के एरा में ग्रिड कंप्यूटिंग आया था, और लास्टली जो हमारा आया था क्लाउड कंप्यूटिंग आया था। अब पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, एक मेमोरी होता है, मल्टीपल सीपीयू होते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है, और पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसर में सॉल्व होती हैं, और फाइनली इसको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और सेम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सबके साथ शेयर करा जाता है, और एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट भी करते हैं, और फाइनल रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री क्या है, फिर हिस्ट्री वही है कि टाइम शेयरिंग एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर आया, फिर वर्चुअलाइजेशन आया, फिर इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी आया, और ग्रिड कंप्यूटर और यूटिलिटी कंप्यूटिंग आया, फिर अमेजोन लॉन्च किया, AWS, एंड 2010 में ग्रोथ हुआ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म का, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्चर देख लो इसका। क्लाउड आर्किटेक्चर जो मैंने बताया था, क्लाइंट सर्वर मतलब फ्रंट एंड हो गया, एप्लीकेशन सर्वर जो कि SaaS हो गया, प्लेटफॉर्म सर्वर मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब पैस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब जो कि ऐस हो गया, जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क मिलता है। पैस में रन टाइम और मिडिलवेयर टूल्स मिलते हैं, एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशंस मिलती है, और क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट इसको एक्सेस करता है, और इसके बदौलत मैनेजमेंट और सिक्योरिटी भी इसमें होती है, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं क्लाउड के, तो एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है कम्युनिटी, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या क्या है इसके, बिजनेस मॉडल क्या क्या है, तो सर्विस मॉडल कौन कौन से, एस, पैस और सैस, और इसके अलावा डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं। AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है, IBM है, सेल्सफोर्स है, ओरेकल है, अलीबाबा है, डिजिटल ओशन है और ड्रॉपबॉक्स है। इशू इन क्लाउड कौन कौन से इशू आ सकते हैं, प्राइवेसी, इंटरनेट डिपेंडेंसी, डाउन टाइम, वेंडर लॉगिन, डेटा लॉस, परफॉर्मेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट और कंप्लायंस इशू आ सकते हैं, ठीक है। इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स जो है हमारा एक यूजर है जो क्लाउड कंट्रोलर को डेटा सेंड करता है, वो वायरलेस स्टोरेज में स्टोर होता है, एंड क्लाउड कंट्रोलर क्या करता है, उसको क्लस्टर कंट्रोल में, और क्लस्टर कंट्रोल मल्टीपल नोड कंट्रोलर के पास भेजता है, और स्टोरेज कंट्रोलर में डेटा चीज़ सॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्बस। निम्बस क्या है, क्लाउड क्लाइंट है जो कि निम्बस सर्विस को यूज़ करता है, कॉन्टेक्स्ट बस होता है और वर्क स्पेस सर्विस होता है, और इसके बाद फिजिकल रिसोर्स में जाता है जहाँ पे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क चीज़ें होती हैं। इसके बाद फाइनली हम बात करें तो ओपन नेबुला क्या होता है, यूजर होते हैं जो फ्रंट एंड सर्वर के साथ इमेज रेपोजिटरी को यूज करके और नेटवर्क में भेजता है चीज़ों को, वो होस्ट करता है, फिर डेटाबेस में आता है, डेटा स्टोर होता है, और फिर इमेज को रेपोजिटरी में दिखाकर फ्रंट एंड यूजर को दिखा दिया जाता है। क्लाउड सिम जो है इस एनवायरनमेंट को टेस्ट करने की चीज़ें है। तो इस एनवायरनमेंट को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, डेटा सेंटर होते हैं, होस्ट होता है, वर्चुअल मशीन होती है, और क्लाउडलेट होता है, और एक ब्रोकर होता है। सारे चीज़ को सिमुलेट और परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके हम लोग बताते हैं कि जो हमने पार्टिकुलर क्लाउड एनवायरनमेंट बनाया है, वर्चुअल क्लाउड एनवायरनमेंट, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये है टोटल यूनिट। आई होप गाइज कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब